चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। हम पोस्ट मॉडर्न मीडिया फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न मीडिया, व्हाट इज़ मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एंड व्हाट इज़ मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि भाई जो हमारा जो कोर आइडिया है, जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया है, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें लिंक होती हैं। पोस्ट मॉडर्न मीडिया को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, और इस पोस्ट मॉडर्न थ्योरी तक पहुंचने के लिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करें। अब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को फॉलो किया जाएगा, हम ऐसी सोसाइटी को पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कहेंगे जहां पर पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को फॉलो किया जाए। आसान कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको फिलोसफिकली गलत भी साबित हो सकती हैं। बहुत सारे थ्योरिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों को गलत भी साबित किया है इसके अंदर, जो मैं बात बोलने वाला हूँ। लेकिन ये है कि लेकिन कुछ लोगों ने इन आइडियाज़ को सपोर्ट भी किया। ठीक है जी, इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद हम पहुँचेंगे पोस्ट मॉडर्न मीडिया की अंडरस्टैंडिंग के लिए। पोस्ट मॉडर्न मीडिया की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी। ये एक हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के हवाले से, कि सबसे पहले तो हमें समझना है व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न, व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिखते हैं ताकि हम इसके ऊपर की चीज़ें कुछ लिख सकें। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न को अंडरस्टैंड करने से पहले, भाई पोस्ट मॉडर्न से पहले कोई चीज़ मॉडर्न नाम की भी चीज़ होगी, मॉडर्निटी या मॉडर्न नाम की भी चीज़ होगी। मॉडर्न, या फिर हम कह सकते हैं या फिर मॉडर्निटी का भी नाम दे सकते हैं हम इसको। अब उस मॉडर्निटी से पहले कोई चीज़ प्री मॉडर्निटी के नाम से भी एग्जिस्ट करती होगी, प्री मॉडर्न के नाम से भी अंडरस्टैंड करती है। सही है, यानी कि हम अगर पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि पोस्ट मॉडर्न से पहले हम मॉडर्न को भी अंडरस्टैंड करें, और उस मॉडर्न से पहले हम प्री मॉडर्न को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, चलें जी, ये तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए जिनको हमने अभी तक डिस्कस किया है। अब अपने दिमाग से सब कुछ आउट कर दें। अब आप समझना है, अब हम बिल्कुल बेसिक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जनाब, अब इस तमाम चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा आर्गुमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, एक हमारे बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑगस्ट कॉम्ट। क्या नाम था? ऑगस्ट कॉम्ट। हम उनके सिर्फ कॉम्ट को याद रखते हैं, ऑगस्ट को भूल जाते हैं, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। इनकी इस थ्योरी ने मेरा पर्सनली एक दिमाग खोला था प्री मॉडर्निटी, मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दुनिया का जो फर्स्ट फेज था, जो इनिशियली जो दुनिया, पुरानी दुनिया थी, उस यानी कि आप अगर और आसान अल्फाज में बोलूँ तो मैं प्री मॉडर्न एरा की बात करूँ, पुराने ज़माने के टाइम में। ठीक है, हिस्टोरिकली मैं चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले कहते हैं दुनिया जो थी वो एक थियोलॉजिकल फेज में थी। एक्चुअली इन्होंने नॉलेज के पैराडाइम्स को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया है? नॉलेज के। कॉम्ट कहता है कि दुनिया का इनिशियल नॉलेज पैराडाइम्स जो थी वो थियोलॉजिकल थी। क्या थी बेटा? थियोलॉजिकल का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जहां पर रूल ऑफ रिलीजन हो। क्या हो बेटा? रूल ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन वर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हो। सही है। अब इसके बाद क्या होता है दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर कॉम्ट कहता है सेकंड फेज आया दुनिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल टाइम पीरियड। मेटाफिजिकल टाइम पीरियड ये वो टाइम पीरियड था जब साइंस चैलेंजेस द रिलीजन। साइंस ने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू किया। ठीक है, फिर इसके बाद यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं साइंस और रिलीजन की जंग शुरू हो गई, और इस जंग का इख्तिताम हुआ पॉजिटिव एरा के अंदर, जब हम कह सकते हैं रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक और रैशनैलिटी डेवलप हुआ। रूल ऑफ साइंस
लॉजिक, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक बिल्ड हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली, मैं अभी आता हूं उस पॉइंट पे। बात क्या है, रूल ऑफ रिलीजन कौन से टाइम पीरियड में था जिसको हम कह सकते हैं, क्या बॉस, हम इस टाइम पीरियड को कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाले का वक्त, ठीक है। अब यानी कि दुनिया में इकोनॉमिक सोर्स क्या थी, एग्रीकल्चरल थी, एग्रीकल्चरल थी बेटा। अब इसी टाइम पीरियड को हम नाम देते हैं प्री मॉडर्न सोसाइटी का। किसका बेटा, प्री मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि प्री मॉडर्न सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां पर रूल ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, थियोलॉजिकल सोसाइटी है। क्या है बेटा, थियोलॉजिकल। फिर क्या हुआ, मेटाफिजिकल एक जंग का दौर है जिसके अंदर साइंस और रिलीजन के दरमियान जंग चल रही है, और आखिरकार ये जंग जीतता कौन है, ये जीतता साइंस है। और इसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्ड होती है, और इसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी। क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि एक चीज हमारे पास दिमाग में बैठ गई, क्या बैठी, कि भाई हमारे पास एक है प्री मॉडर्न सोसाइटी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का वक्त है, सही है। और इस प्री मॉडर्न सोसाइटी के पास दरअसल क्या चीज है, इस प्री मॉडर्न सोसाइटी के पास दरअसल थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि रिलीजन के साथ, रिलीजन के थ्रू वो हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, वो रिलीजन के थ्रू हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं रूल ऑफ रिलीजन की एग्जिस्टेंस। रूल ऑफ रिलीजन की एग्जिस्टेंस, यहां तक बात समझ में आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं है, प्री इंडस्ट्रियल आ रहा है। इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल है, ठीक हो गया। यानी कि लोग फसलों में काम करके, फार्मिंग करके पैसा कमा रहे हैं। बार्टर सिस्टम भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल। फिर आपकी इस दुनिया के अंदर मॉडर्न सोसाइटी डेवलप होती है। इस मॉडर्न सोसाइटी की क्या कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। यानी कि पॉजिटिव सोसाइटी डेवलप हुई। पॉजिटिव सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक हो, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक एग्जिस्ट करता हो। तो जनाब हमने क्या कहा, एक प्री मॉडर्न सोसाइटी है जहां पे रूल ऑफ रिलीजन है, और एक मॉडर्न सोसाइटी है जहां पे रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए इन दोनों सोसाइटीज में आपको सिमिलैरिटी क्या नजर आती है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी यू वांट टू सी विद इन दीज सोसाइटीज? एक रूल सेट हुआ है, वेरी गुड। सर आप क्या कहेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई ना कोई एक फॉर्मूला है, यानी कि नॉलेज पैराडाइम सेट हुए हैं, ठीक है, नॉलेज पैराडाइम सेट हुए। हम ऐसी सोसाइटी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मेटा नैरेटिव। क्या कहते हैं बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ और ग्रैंड नैरेटिव। यानी कि दुनिया के अंदर एक और फिक्स्ड सेट ऑफ ट्रुथ। यानी कि मॉडर्निटी भी और प्री मॉडर्न एरा की थियोलॉजी भी हमें कोई ना कोई फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ दे रही है। इफ यू आर फॉलोइंग दैट सेट ऑफ ट्रुथ, यू आर वेरी फाइन। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट सेट ऑफ ट्रुथ, यू आर इन अ बैड जोन, ठीक है। यानी कि एक्चुअली आपने फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ के साथ साथ आपने ये भी कह दिया व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कि दिस सेट ऑफ ट्रुथ इज राइट एंड दिस सेट ऑफ ट्रुथ इज रॉन्ग. You just want to say this thing that this is the core phenomena of grand narrative ideas. The grand narrative ideas means a big truth, big story, big ideas. ठीक है, यानी कि ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही है. अच्छा, अब बात सिंपल सी है कि मॉडर्निटी के एरा के अंदर आपकी सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक हुआ, रेशनल अप्रोच डेवलप हुई, ठीक है. यानी कि एनी पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग द साइंस एंड लॉजिकल अप्रोच, उस बंदे को आपकी सोसाइटी बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देती थी, ऐसा ही है. जिस तरह से आपकी प्री मॉडर्न सोसाइटीज जो बंदा रिलीजन को फॉलो नहीं करता था उसको मार्जिनलाइज
कर देती थी। यानी कि ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता था और ये सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती थी कि इन लोगों के पास एक फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ था, जो बंदा उसको फॉलो करता था वो जिंदा रहता था, जो बंदा फॉलो नहीं करता था उसको वो जिंदा नहीं रहता था, और उसको एक्चुअली कहा जाता था कि भाई सोसाइटी के अंदर उसको मार्जिनलाइज ऑस्ट्रेसाइज किया जाता था, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता। अब ये आपकी एक्चुअली मॉडर्निटी की थ्योरी थी जो साइंस एंड लॉजिक पर बेस करती है। इसी दौर के अंदर हम देखते हैं कि इथीस्ट अप्रोचेस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुई। इथीस्ट अप्रोचेस का मतलब क्या होता है कि रिलीजन को अपोज करने वाली अप्रोचेस, ठीक है, बिकॉज साइंस एक मेटा नैरेटिव के तौर पर मौजूद थी, लॉजिकल अप्रोच एक मेटा नैरेटिव के तौर पर एग्जिस्ट करती थी। अब मैं अगर आपको इस बात करता हूँ, जब मैं पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं मॉडर्न मीडिया या मॉडर्निटी बेस्ड मीडिया की बात करूँ, सही है। यानी कि मॉडर्न मीडिया, मैं ये बात कह सकता हूं, वो फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ और कन्वेंशंस पर बेस करता है। फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ और कन्वेंशंस पर बेस करता है, सही है। मॉडर्न मीडिया दरअसल फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ और कन्वेंशन पे बेस करने का मतलब क्या है कि मॉडर्न मीडिया जो है वो एक कन्वेंशनल फॉर्मेट ऑफ मीडिया है, ऐसा ही ये बात समझ में आती है। क्योंकि भाई हमने कह दिया था कि प्री मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या होता था, या मॉडर्निटी बेस्ड थ्योरी के अंदर एक मेटा नैरेटिव, ग्रैंड नैरेटिव होता था। तो भाई मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई मॉडर्न मीडिया के अंदर फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ और कन्वेंशन होंगे, ऐसा ही। अच्छा चलें, अब मैं इस बात को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। अगर मैं इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, मैंने प्री मॉडर्न मॉडर्न डिफाइन कर दिया बेस्ड ऑन मेटा नैरेटिव। प्री मॉडर्न और मॉडर्निटी ये दोनों बेस करते हैं किस चीज के ऊपर, मेटा नैरेटिव पे। किस पे बेस करते हैं बेटा, मेटा नैरेटिव पे। मेटा नैरेटिव स्टैंड्स फॉर बिग ट्रुथ और फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ, ठीक है। हमारी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। इफ वी टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, तो वो ये बात कहती है देयर इज नो वन ट्रुथ। दुनिया में कोई एक बात सच्चाई नहीं है, कोई एक बात सच्चाई, सही है। देयर इज नो वन ट्रुथ, देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव। देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव और ग्रैंड। दुनिया में कोई एक मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया में कोई एक मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि देयर इज नो फिक्स सेट ऑफ आइडियाज, सही है। एक बहुत सिंपल सी बात है। अब ये कहता है कि भाई एवरी इंडिविजुअल will develop his own set of truth on the basis of his own experiences। यानी कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात की बेसिस पे अपना नैरेटिव क्रिएट करेगा, अपने आइडियाज, अपना ट्रुथ, अपना फिक्स सेट ऑफ बिलीफ सेट करेगा। कोई एक प्री डेवलप्ड सेट ऑफ बिलीफ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम ये बात कह सकते हैं कि द पोस्ट मॉडर्न अप्रोच सपोर्ट नैरेटिव रादर मेटा नैरेटिव। यानी कि पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस जो हैं इंडिविजुअल नैरेटिव की बात करती हैं, यानी कि इंसान की मर्जी वो जिस चीज को भी सही माने, इंसान की मर्जी वो जिस चीज को भी सही माने, रादर देन फॉलोइंग अ फिक्स सेट ऑफ नैरेटिव और फिक्स सेट ऑफ ग्रैंड नैरेटिव।
यानी कि कोई एक बंदा फिक्स सेट ऑफ नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव को फॉलो नहीं करेगा। हर इंसान की मर्जी है कि वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी के आइडियाज और अपने आइडियाज की बेसिस पे अपना नैरेटिव फॉलो करे, रादर देन फॉलोइंग अ ग्रैंड नैरेटिव और मेटा नैरेटिव। पुरानी सोसाइटीज क्या थी, वो कन्वेंशंस की बात करती थी, वो ग्रैंड नैरेटिव्स की बात करती थी, वो मेटा नैरेटिव्स की बात करती थी। सही है। आज की सोसाइटीज कभी भी मेटा नैरेटिव्स और ग्रैंड नैरेटिव्स की बात नहीं करती। दे आर मोर इनटू द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। क्या कह रहे हैं हम, किसकी बात करें, हम इंडिविजुअलिज्म की बात करें। इंडिविजुअलिज्म स्टैंड्स फॉर व्हाट, एवरी इंडिविजुअल हैव अ राइट टू डेवलप हिज ओन सेट ऑफ ट्रुथ। हर इंसान के पास इस बात का राइट है कि वो अपना सेट ऑफ ट्रुथ डेवलप करे, रादर देन फॉलोइंग someone else narrative। तो अगर हम पोस्ट मॉडर्न मीडिया की भी बात करते हैं तो इट्स बियॉन्ड दी कन्वेंशंस, इट्स बियॉन्ड दी कन्वेंशंस। हमारी मॉडर्न मीडिया या मॉडर्निटी थी वो कन्वेंशंस को फॉलो करती थी। वो कौन से कन्वेंशंस को फॉलो करती थी और पोस्ट मॉडर्न मीडिया कौन से कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करने की बात करता, इसको हम अपने लेक्चर नंबर 2 में अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।